Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher, and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You. Student, in our previous class we have discussed valence bond theory, and today we will discuss a advanced theory, that is molecular orbital theory or MOT. मीन्स स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस किया था और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये बताती है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होते हैं तो एक नया ऑर्बिटल फॉर्म होता है और बॉन्डिंग बनती है। वहीं पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्चुअल में एक नई कंसेप्ट को लेकर आई और उन्होंने कहा कि जब दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होते हैं तो एक नया ऑर्बिटल फॉर्म नहीं होता है बल्कि दो नए ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। और ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्म नहीं होते हैं, एक्चुअल में ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से दो नए ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। तो कुछ नया कंसेप्ट को लेकर आई थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि एडवांस थ्योरी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या बताया गया, तो फर्स्ट कंसेप्ट था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बेसिकली ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग बताई गई और ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग में यानी वीबीटी, मैं आपको कंपेयर करा देता हूं कि वीबीटी में क्या बताया और क्या कमियां रह गई जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोगों को डिस्कस करनी है। तो वीबीटी एक्चुअल में क्या बताती है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल बताती है। वीबीटी में ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल बताया गया, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल बताया गया और इसमें यह बताया गया कि जब दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होते हैं, जैसे हम लोगों ने करा भी था कि अगर एक p ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल से ओवरलैप होगा तो वो क्या बनाएगा। अगर ये p ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो जाए तो ये क्या बनाएगा, ये एक नया ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। मीन्स कहने का कि ये दो ऑर्बिटल आपस में मिलके एक नया ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये थ्योरी ये बताती है। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इस कंसेप्ट से आगे बढ़ी और उसने कहा कि मॉलिक्यूल का भी, ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल, उसने कहा दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हुए और एक नया एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म हुआ। लेकिन ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी, ये मॉलिक्यूल के कंसेप्ट में दी जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअल में जब दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होते हैं तो एक नया ऑर्बिटल फॉर्म नहीं होता है। जब दो ऑर्बिटल आपस में फॉर्म होते हैं तो एक नया ऑर्बिटल फॉर्म नहीं होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने कहा कि अगर आप दो ऑर्बिटल को आपस में ओवरलैप करते हो, इफ़ यू ओवरलैप टू ऑर्बिटल, सपोज करते हैं कुछ इस तरीके के दो ऑर्बिटल है, ये 1s का ऑर्बिटल है, ये s का ऑर्बिटल है, ये s का ऑर्बिटल है और ये s का ऑर्बिटल है, या ये है, तो ये दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होकर दो नए ऑर्बिटल बनाते हैं। ये दो नए ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं और इन ऑर्बिटल को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। ये मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल होते हैं। अब इस थ्योरी में जो लिमिटेशंस रही, क्या रही, तो इस थ्योरी में तो ये बताया गया दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होकर एक ऑर्बिटल बना रहे हैं। दूसरा, ये थ्योरी मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक बिहेवियर को शो नहीं कर पा रही थी। इस थ्योरी में क्या किया, मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक बिहेवियर को शो नहीं किया। और अगर कोई ओवरलैपिंग के थ्रू कोई बॉन्ड बन रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं और मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा या नहीं होगा, स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी। ये इसकी लिमिटेशंस थी कि ये मैग्नेटिक बिहेवियर को, किसी मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, ये किसी मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, कि किन्हीं दो एटम्स के बीच में मॉलिक्यूल के फॉर्म होने पर कितने बॉन्ड फॉर्म होते हैं, इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऐसा कोई भी बात नहीं बताई गई थी। वहीं पर ये थ्योरी नेचर यानी मैग्नेटिक बिहेवियर के बाद इसके नेचर, इसकी स्टेबिलिटी, इसके बॉन्ड ऑर्डर, इनमें से किसी की भी बात नहीं कर पा रही थी। तो इस थ्योरी को, जब इन सारे कंसेप्ट को किस थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। तो इस वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एग्जिस्टेंस आया। ये आपको क्लियर होता है। अब हम बात करते हैं कंप्लीट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है क्या, ये आपको समझ में आ गया। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉलिक्यूल्स के रिगार्डिंग दी गई थी, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें किसी एटम को या किसी एटम को एक्सप्लेन करना है तो अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो तो हम उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरीके से इस थ्योरी में बताया गया कि अगर आप किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता कर लें तो आप उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो। और उस मॉलिक्यूल की क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी, उस मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक बिहेवियर, उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर, उस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बेसिकली सबसे पहला यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
पॉइंट टू रिमेंबर, यानी पॉइंट टू रिमेंबर का मतलब कि कौन कौन से पॉइंट हमें यहाँ पर ध्यान रखने हैं। पॉइंट टू रिमेंबर, हमें कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, और इस थ्योरी में ये पॉइंट्स, ये थ्योरी टोटली इन पॉइंट्स पर डिपेंड्स होगी। तो पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट ये थ्योरी कहती है, मैंने कहा कि देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस इस थ्योरी में यही है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कहा गया था कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होके एक नया एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं, लेकिन ये थ्योरी बिल्कुल एडवांस थी और इस थ्योरी में कहा गया कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप तो होते हैं, लेकिन दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होने पर एक नया ऑर्बिटल फॉर्म नहीं करेंगे, वो दो नए ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि H2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है, पहले H2 फर्स्ट हाइड्रोजन के पास ये कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1, सेकेंड हाइड्रोजन के पास भी यही कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1, दोनों के पास ये होगा, तो इसका s ऑर्बिटल, फर्स्ट वाले हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, सेकेंड H वाले ऑर्बिटल के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा और वो क्या होगा, एंटी स्पिन होगा। तो ये थ्योरी कह रही थी कि जब ये दो ओवरलैप होंगे तो क्या बनेगा, एक नया ऑर्बिटल फॉर्म होगा। ये थ्योरी तो ये कहती थी एक नया ऑर्बिटल फॉर्म होगा, कौन सी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती थी। लेकिन ये थ्योरी क्या कह रही है, ये थ्योरी इस कंसेप्ट को नेग्लेक्ट करती है और ये कहती है कि जब दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होते हैं तो एक्चुअल में दो नए ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, दो नए ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, कुछ इस तरीके से ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। क्लियर। तो ये थ्योरी पहला कंसेप्ट तो ये था कि हमें ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या हमें कवर करना है, क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं, तो फर्स्ट पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल AO4 एटॉमिक ऑर्बिटल, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड देन सिमिलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज प्रोड्यूस्ड, यानी जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे तो उतने ही, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। जैसे अभी H2 में दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हुए थे तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल involved in overlapping इक्वल टू होते हैं किसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड मींस जितने ओवरलैपिंग में एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, तो सेकंड कंडीशन कहती है कि अब बारी आती है नेमिंग, नेम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नेम क्या होगा, जो नए बनेंगे उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नेम क्या होगा। पहले मैं आपको एटॉमिक ऑर्बिटल की नेमिंग बताता हूं। हमें पता है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 है ना, 3s1। तो हमें पता है ये किसका है, ये सोडियम का एटॉमिक ऑर्बिटल है और उसका नाम क्या है 1s। ये सोडियम का एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसका नाम क्या है 2s। ये भी सोडियम का एटॉमिक ऑर्बिटल है और उसका नाम क्या है 2p। ये भी सोडियम का एटॉमिक ऑर्बिटल है और उसका नाम क्या है 3s। तो हमें एटॉमिक ऑर्बिटल के नाम तो पता होते हैं, लेकिन क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम भी 1s 2s 2p 3s होते हैं, तो नहीं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो नेमिंग होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए जो नेमिंग होती है उनमें क्या होता है, उनकी नेमिंग होती है सिग्मा, यानी उन ऑर्बिटल का नाम होता है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या फिर दूसरा नाम क्या होता है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मींस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी जब मॉलिक्यूलर दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होकर दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं तो उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम 1s 2s 2p नहीं होता है, उनका नाम क्या होता है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या फिर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। कैसे होता है तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बात क्लियर होती है, ये दो पॉइंट हो गए, यानी नेमिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से होगी, ऑर्बिटल की नेमिंग 1s 2s 3s से नहीं होगी, सिग्मा और पाई से होगी, उनके आगे सिग्मा और पाई लगा होगा, ठीक है। चलिए ये क्लियर होता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अब ये
ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप होते हैं। तो इस थ्योरी में बताया गया, या हमने अभी सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते क्या हैं, हम लोगों ने देखा ऑर्बिटल्स होते हैं द प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, यानी वो जगह एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर 3 डायमेंशन में वो प्लेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, द प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल। ये पढ़ा था हमने कि ऑर्बिटल वो होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, ये पढ़ा, उसे बोल लेते हैं ऑर्बिटल। और उसके बाद हम लोगों ने वेव क्वांटम थ्योरी में पढ़ा कि एक्चुअल में जो ऑर्बिटल होता है या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वेव होते हैं, वो वेव की तरह होते हैं और वेव की फॉर्म में क्या होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अगर वो न्यूक्लियस के चारों ओर वेव की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो वेव फंक्शन दिखाते हैं, वो वेव नेचर दिखाते हैं। और हमें पता है कि ऑर्बिटल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑर्बिटल को यानी वो क्या है, ऑर्बिटल एक तरीके की वेव है और वेव को कैसे साई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज करते हैं कि अगर मैं कहूं कि हम H2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से, तो एक्चुअल में एक हाइड्रोजन के पास क्या होगा, 1s1 का कंसेप्ट होगा, वहीं दूसरे हाइड्रोजन के पास क्या होगा, 1s1 का कंसेप्ट होगा या नहीं होगा। अब एक्चुअल में इसका ये 1s1 इस वाले हाइड्रोजन का है ऑर्बिटल है और ये 1s1 इस वाले हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है। इस बॉक्स को तो हम अपनी सुविधा के लिए इजीली करने के लिए समझाते हैं, लेकिन वेव क्वांटम थ्योरी कहती है कि ऑर्बिटल तो एक्चुअल में एक वेव है, ऑर्बिटल तो वेव होती है। भाई हमने कहा द प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, यानी वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और आगे वेव थ्योरी में हमने पढ़ा कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वेव की फॉर्म में मूव करते हैं। तो वेव जहां जहां चलती है वो जगह क्या होती है, ऑर्बिटल होती है। तो वेव जहां जहां चलती है वो ऑर्बिटल होती है। तो इस ऑर्बिटल को वेव की फॉर्म में हमने क्या दिया था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में उस ऑर्बिटल को क्या बोला था, जाई। तो ये है जाई 1 और इस वाले ऑर्बिटल को हम क्या कह रहे हैं, जाई 2। तो उन्होंने कहा कि जब ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होते हैं तो 2 प्रोबेबिलिटी क्रिएट होती हैं और उन 2 प्रोबेबिलिटी या उन 2 कंडीशंस की वजह से 2 नए ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। अगर ये भी एक वेव है और ये भी एक वेव है तो ये 2 वेव 2 तरीके से आपस में ओवरलैपिंग करने का ट्राई करती हैं। अब ये सपोज करते हैं तो पहला ऑर्बिटल है जो वेव की फॉर्म में है तो ये होगा जिसको हम बोल रहे हैं जाई 1। ये दूसरा ऑर्बिटल है वो भी वेव की फॉर्म में है और इसको हम क्या बोल रहे हैं, जाई 2। अब जाई 1 दो पहली प्रोबेबिलिटी क्या है या पहली कंडीशन क्या होती है कि ये 2 वेव आपस में ऐड हो सकती हैं। जब हम इन 2 वेव को आपस में ऐड करते हैं तो इन 2 वेव को ऐड करने पर, आगे जगह नहीं है तो मैं नीचे की तरफ बना रहा हूं, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। 2 वेव का आपस में ऐड होना क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मीन्स जब 2 वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं, जब 2 वेव्स आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं यानी ऐड होती हैं तो क्या होता है, एक नई वेव बनती है जो इनसे दोनों के एडिशन से एक नई वेव बनती है। तो जब 2 वेव्स के एडिशन होगा, 2 वेव का एडिशन होगा यानी 2 वेव को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, यानी ऑर्बिटल को किससे कंपेयर कर रहे हैं, वेव से। तो जब 2 वेव ऐड होंगी तो एक नई वेव बनेगी। तो उन्होंने कहा जब ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होते हैं, जब ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होते हैं, और कैसे ओवरलैप होते हैं हमने पढ़ा था, एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड ऑन, जिसे हम ऐसे हेड से हेड। तो जब ऑर्बिटल आपस में हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं, ये पढ़ा था ना हमने प्रीवियस क्लासेस में, तो वो हेड ऑन ओवरलैपिंग में अगर वो वेव की तरह हैं तो वेव, ये जो देखो जब कंस्ट्रक्टिव, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ हम अभी पीछे हेड ऑन ओवरलैपिंग पढ़ रहे थे कि ये होती है ऑर्बिटल की हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग को वेव की फॉर्म में क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। मींस हेड ऑन ओवरलैपिंग इज जस्ट लाइक द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हेड ऑन ओवरलैपिंग इज जस्ट लाइक द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, अगर 2 ऑर्बिटल आपस में हेड ऑन ओवरलैपिंग होते हैं तो वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में तो कहा एक ऑर्बिटल बनता है, लेकिन यहाँ क्या कहा कि जब 2 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होते हैं तो 2 नए ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। पहला ऑर्बिटल जो फॉर्म होता है वो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, यानी ये ऑर्बिटल, ये वेव और ये वेव जब ऐड होगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, यानी कंस्ट्रक्ट हुआ है, कुछ नया बना है, तो एक नया ऑर्बिटल फॉर्म हो गया, ये वाला। अब दूसरा, क्योंकि 2 ऑर्बिटल बनने हैं, ये तो 2 ऑर्बिटल से एक ऑर्बिटल बना है, तो दूसरा ऑर्बिटल कैसे बनेगा, तो दूसरा ऑर्बिटल को मैं यहाँ थोड़ा छोटा दिखा रहा हूँ,
वो क्या होता है, तो वो होता है कि अगर दो वेव, पहले प्रोबेबिलिटी तो ये है कि दोनों को ऐड कर दिया, दूसरा होता है अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें। फर्स्ट xi1, यानी ये क्या केस बन रहा है, xi1 प्लस xi2, xi1 प्लस xi2 से एक नया ऑर्बिटल बना जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, xi1 माइनस xi2, ठीक है। xi1 माइनस xi2 का मतलब ये सेकेंड वेव है और इन दोनों को आपस में माइनस कर रहे हैं, तो इन दोनों को आपस में माइनस कर रहे हैं, दो वेव आपस में आएंगी और वेव एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, तो एक दूसरे से रिपेल करेंगे और रिपेल करने पर इनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगा, ये कुछ बनाएंगे नहीं, ये तो दूर भागेंगे आपस में। तो दूर भागने की वजह से इनकी जो वेव जो बनेगा, यानी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और कैंसिल आउट करने की वजह से कुछ वेव का फॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा, ऐसा ना होके आपकी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो वेव का फॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा। और जब ऐसा होगा तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर होती है बात। तो यानी जब दो वेव्स xi1 xi2 ऐड होती हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और एक ऑर्बिटल बनता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। और जब दो वेव्स आपस में माइनस होती हैं तो एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, तो एक नया ऑर्बिटल फॉर्म होता है जिसको जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से होता है। तो कहने का मतलब कि जब दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होते हैं तो दो नए ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। ये कह रही है ये थ्योरी। अब जो ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, उस ऑर्बिटल को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो ऑर्बिटल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी रिपल्शन की वजह से फॉर्म होता है उसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर होती है बात, आई बात समझ। अब देखिए, अब इन ऑर्बिटल को, ये तो मैंने वेव की फॉर्म में आपको समझाया, अगर मैं ऑर्बिटल की फॉर्म में समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये फर्स्ट ऑर्बिटल था xi1 और ये था सेकंड ऑर्बिटल किसका, हाइड्रोजन का, ये और ये, ठीक है, ये है xi2, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, जब कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हुई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो एक ऑर्बिटल बना, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक्चुअल में ये इन ऐड हुए और जब कोई चीज़ दो मिलके एक बन गई तो एनर्जी रिलीज हुई, तो इसका मतलब क्या है, इनकी एनर्जी कम हो जाती है और ये एक नया ऑर्बिटल फॉर्म हो गया जो कौन किसकी वजह से हुआ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, ये वाला जिसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि ये किसका है, 1s का। और मैंने बोला कि इन ऑर्बिटल को सिग्मा या पाई के टर्म में नाम देते हैं, तो इसका नाम है सिग्मा, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s। अब दूसरा क्या था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एक ऑर्बिटल तैयार हुआ, इन दोनों के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एक ऑर्बिटल तैयार हुआ और इस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिपल्शन था, और जहां पर रिपल्शन होता है वहां एनर्जी ज़्यादा होती है, तो उस एनर्जी ज़्यादा वाले को हमने ऊपर की ओर दिखा दिया, यानी एनर्जी ज़्यादा है, और इसकी किसकी वजह से, रिपल्शन की वजह से, और एक ऑर्बिटल हमने यहाँ फॉर्म कर दिया। और ये क्या है, तो ये है, क्योंकि देखो S में S और S ओवरलैप करेंगे तो ये तो हमें पता है हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, और हेड ऑन ओवरलैपिंग में हमेशा हमेशा सिग्मा बनता है, तो ये भी सिग्मा ही होगा, ये भी सिग्मा ही होगा। और क्योंकि ये भी 1s से ही बना है, SS के मिलने से ही बना है, तो ये भी होगा सिग्मा 1s। लेकिन इसकी पहचान कैसे होगी, तो एंटी बॉन्डिंग के लिए हम इस पर लगा देते हैं स्टार। तो ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये है सिग्मा 1s, इसकी नेमिंग करी हमने सिग्मा 1s और इसकी नेमिंग करी सिग्मा 1s स्टार। यानी दो 1s के ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप हुए तो दो नए ऑर्बिटल बने, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना, तो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ऑर्बिटल बनता है उसकी एनर्जी कम होती है, और आपको पता है जिसकी एनर्जी कम होगी वो क्या होगा, स्टेबल, वो क्या होगा, स्टेबल। लेस एनर्जी क्या होगी उसके पास, लेस। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा को हमने ऊपर दिखाया है, तो वो क्या होगा, अनस्टेबल। और अनस्टेबल कौन होते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनने वाले अनस्टेबल होते हैं, वो रिपल्शन की वजह से बनते हैं और इनकी एनर्जी क्या होती है, हाई, इनकी एनर्जी होती है
हाई। तो होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कहा दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होकर एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं। इस थ्योरी ने कहा कि दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होकर दो नए ऑर्बिटल बनाते हैं। एक ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से बनता है जिसकी एनर्जी कम होती है और स्टेबल ज़्यादा होता है। दूसरा ऑर्बिटल दो वेव्स की या दो ऑर्बिटल के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिपल्शन की वजह से फॉर्म होता है जिसमें उसकी एनर्जी बढ़ जाती है और उस ऑर्बिटल को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है और उसकी पहचान होती है स्टार। इसका नेमिंग हुई सिग्मा 1s क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बना है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है इसलिए क्या है सिग्मा 1s और ये है सिग्मा 1s स्टार। क्लियर होती है बात? होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अब मैं 1 बाय 1 आगे आपको लेकर चलता हूँ। ठीक है, अब ये जब पॉइंट हमने कवर कर लिए सारे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट जब हमने कवर कर लिए ये आपको समझ में आ गया कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू बनता है एक ऑर्बिटल और दूसरा क्या बनता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू एक ऑर्बिटल फॉर्म होता है। तो जब डिस्ट्रक्टिव के थ्रू फॉर्म हो रहा है और कंस्ट्रक्टिव के थ्रू फॉर्म हो रहा है तो एक को बोलते हैं बॉन्डिंग और दूसरे को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग की पहचान कैसे होती है तो वहाँ पर स्टार लगा देते हैं। इसके बाद अब बारी आती है कि एक पॉइंट हमें और कवर करना है। ये थ्योरी कहती है कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल must have same energy and same shape ये थ्योरी कहती है कि जब दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं तो नो डाउट दो नए बनेंगे, लेकिन वो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होंगे जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होगी और जिनकी शेप ऑलमोस्ट सेम होगी। जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होगी और जिनकी शेप ऑलमोस्ट सेम होगी। यानी ऐसा नहीं है कि एक 1s और एक 5s का ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो जाए। यहाँ शेप तो सेम है लेकिन एनर्जी बहुत डिफरेंस है। फर्स्ट शेल में, ये फर्स्ट शेल में है तो इस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी? कम होगी। यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इतना नहीं होना चाहिए। कैसे? 2s का है तो सेकंड वाली शेल में ही दूसरे का भी ऑर्बिटल कौन सा होना चाहिए? 2s। तो दोनों की एनर्जी क्या है? सिमिलर और दोनों की क्या है? शेप भी सिमिलर। तो उन्होंने कहा शेप सिमिलर होनी चाहिए यानी s से ही ओवरलैप होगा। p में 3 होते हैं, px से ओवरलैप होना चाहिए, py से ओवरलैप होना चाहिए और pz से ओवरलैप होना चाहिए शेप वाइज। एनर्जी वाइज भी यही है कि अगर ये 1s का है तो ये दूसरे एटम का भी 1s का ऑर्बिटल होना चाहिए। ये पहले ऑर्बिटल का 2p का है तो दूसरे एटम के ऑर्बिटल का ये भी 2p होना चाहिए। यानी एनर्जी और शेप सेम होनी चाहिए तब ओवरलैपिंग होगी और उन दो ओवरलैपिंग से दो नए ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। अब हम बात कर रहे हैं ओवरलैपिंग की। तो चलिए पहले तो मैंने आपको H2 के केस में अब फाइनल ओवरलैपिंग दिखाता हूँ। कौन सी? तो मैं पहले आपको दिखा रहा हूं हेड ऑन ओवरलैपिंग कैसे होती है, या फिर इस हेड ऑन ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम हेड ऑन ओवरलैपिंग को? एक्सियल ओवरलैपिंग। तो एक्सियल ओवरलैपिंग कैसे होती है और हेड ऑन ओवरलैपिंग कैसे होती है? जैसे H2 का मॉलिक्यूल हमने फॉर्म करा और H2 के मॉलिक्यूल में H है 1, ये है 1s1, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये भी 1 है और उसका भी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। ठीक है, तो क्या होगा? अब ये क्या है? S, और S की शेप क्या है? राउंड। S की शेप क्या है? राउंड। दूसरा S क्या है? इस S की शेप भी क्या है? राउंड। तो हमें पता है क्या होगी? हेड ऑन ओवरलैपिंग। और प्रोबेबिलिटी क्या है? दो। कौन सी? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अगर कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी ये 1s प्लस ये 1s, ठीक है, ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होंगे तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से क्या होगा? मैं CI लिख रहा हूँ, CI फॉर कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से एक नया ऑर्बिटल फॉर्म होगा। तो कैसे शेप में ऑर्बिटल फॉर्म होता है वो दिखा रहे हैं ऐसे। ये ऑर्बिटल फॉर्म होगा। ये कौन सा ऑर्बिटल है? जब 2s कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करी, अभी बताया था ना xi1 xi2 दो वेव आपस में ऐड हुई हैं तो एक नया ऑर्बिटल फॉर्म हुआ, एक नई वेव बनी है। और ये क्या है? एक नया ऑर्बिटल है जिसको हम बोल रहे हैं कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। क्योंकि ये 1s है तो इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा 1s। और ये कौन सा है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। वहीं पर अगर मैं इससे आगे
यहाँ पर साइड में आपको दिखाऊं कि जब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी, दो एस आपस में जुड़ेंगे, ये 1s, ठीक है, जुड़ेंगे नहीं, इस बार क्या होंगे माइनस। डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में क्या होते हैं, दो ऑर्बिटल आपस में माइनस, ये 1s, तो ये क्या होगा, ये कैसे, ये शेप क्या आएगी, तो ये शेप आएगी कुछ इस तरीके से, ये शेप आएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यानी ये क्या है, ये ऑर्बिटल बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1s का, सिग्मा 1s, और ये ऑर्बिटल बना सिग्मा 1s स्टार, जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, ABMO होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके नीट और जेई लेवल पर, क्या कि यहाँ पर बताइए नोडल प्लेन कितने हैं। नोडल प्लेन क्या होते हैं, द प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, यानी वो जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ना के बराबर होती है, वो क्या होता है, नोडल प्लेन। तो यहाँ पर तो सारे में इलेक्ट्रॉन फिल घूम सकता है, तो यहाँ एक भी नोडल प्लेन नहीं है। यहाँ काउंट करते हैं कि क्या यहाँ नोडल प्लेन है, भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा, यहाँ तो नहीं करेगा, इस जगह में तो मूव नहीं करेगा, जब वो इस जगह में मूव नहीं करेगा तो कितना नोडल प्लेन है, 1 नोडल प्लेन। तो इसके लिए आप केवल और केवल क्या कर सकते हो, अगर आपको स्ट्रक्चर बनानी आती है तो आप नोडल प्लेन फाइंड कर सकते हो। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगली स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो मिट जाएगी, फिर हम अगली स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा आपने। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगर मैं इसको वैसे दिखाऊं, अगर मैं बॉक्स वाइज दिखाऊं, तो क्या था, 1s का फर्स्ट ऑर्बिटल, दूसरा 1s का ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हुए, और दो ऑर्बिटल अगर आपस में ओवरलैप हुए तो क्या बना, दो नए ऑर्बिटल। एक क्या बना, एक ऑर्बिटल बना सिग्मा 1s, जिसको हम बोल रहे हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा बना सिग्मा 1s स्टार, जिसको हम बोल रहे हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये वाला कौन सा है, तो ये वाला है, जो कि क्या बना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना है। और ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है, ये वाला है, जहाँ जो क्या से बना है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी माइनस से बना है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इस ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन है, यानी एक जगह ऐसी भी है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप दिखाइए डेप्थ में, यानी डीप क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। अब जब आपको ये बात समझ में आ गई तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आगे कहूँ कि ये तो हो गया हेड ऑन ओवरलैपिंग, मैंने दिखा दी कि अगर किसी मॉलिक्यूल में हेड ऑन ओवरलैपिंग ना होके साइड वाइज ओवरलैपिंग हो, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग जब होती है, ऐसे ओवरलैपिंग होती है, तो हमने पढ़ा है वहाँ क्या बनते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं। तो चलिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल की फॉर्म में मैं ले रहा हूँ N2 का मॉलिक्यूल ले रहे हैं। तो N2 के मॉलिक्यूल में फर्स्ट नाइट्रोजन जो होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p3। भाई सेकंड वाला जो होगा वो भी तो, उसका भी तो कॉन्फ़िगरेशन यही बनेगा, 1s2 2s2 2p3 होगा या नहीं। अब P, इसका जो P ऑर्बिटल है, ठीक है, इसका P ऑर्बिटल है 2px, ये है 2py और ये है 2pz, जिसके अंदर 1 1 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से सेकंड वाले का P ऑर्बिटल है, वो है 2px 2py और ये भी क्या है 2pz, और यहाँ भी 1 1 1 1 इलेक्ट्रॉन है, जिनको मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया है। ये ओवरलैप होंगे। अब ये ओवरलैप होंगे तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि NCERT और सारी बुक्स मैक्सिमम एक कन्वेंशनल, देखिए यहाँ तो सबकी एनर्जी सिमिलर है, तो कोई किसी से भी ओवरलैप हो जाए। अब देखिए नाइट्रोजन के केस में अगर हम बॉन्डिंग करते हैं तो N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। जब N ट्रिपल बॉन्ड N होता है और हमें पता है कि कहीं पर अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, कहीं पर केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो सिग्मा होगा, कहीं पर अगर डबल इलेक्ट्रॉन है तो वो एक सिग्मा होता है तो दूसरा पाई होता है, और कहीं पर अगर ट्रिपल इलेक्ट्रॉन होता है तो एक सिग्मा और अगले दो क्या होते हैं, पाई। तो यानी ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे और दो ऑर्बिटल तो क्या बनाएंगे, दो ऑर्बिटल आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, सिग्मा, यानी एक यहाँ का और एक यहाँ का आपस में ओवरलैप होकर सिग्मा बनाएंगे, और बचे हुए दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होकर पाई बनाएंगे, यानी एक ऑर्बिटल यहाँ का और एक ऑर्बिटल यहाँ का बना के सिग्मा बनाएगा, और बचे हुए दो क्या बनाएंगे, पाई, क्योंकि बॉन्ड बनने हैं तीन, तो तीन बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, दो पाई होते हैं, हम पढ़ के आए हैं, VBT ने बताया था। तो चलिए यहाँ क्या होगा वो देखते हैं। अब बात है कि सिग्मा कौन बनाएगा, पाई कौन बनाएगा। देखो अगर हम वैसे देखें तो यहाँ इन तीनों को सिमिलर एक साथ इसलिए बनाया जाता है कि इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो कोई भी सिग्मा बना सकता है।
कोई भी दो, एक ऑर्बिटल यहाँ का और कोई सा भी एक ऑर्बिटल यहाँ का और एक ऑर्बिटल यहाँ का मिलके सिग्मा बना सकता है। लेकिन एनसीईआरटी और बाय कन्वेंशन कुछ चीज़ें पीछे से बस चलती आ रही हैं। तो बाय कन्वेंशन अगर देखें तो हम सिग्मा किसको यूज़ करते हैं कि सिग्मा कौन बनाता है, पी जेड जब आपस में मिलेंगे तो सिग्मा बनाएंगे और बचे हुए पाई बना देंगे। तो चलिए देखते हैं, तो सिग्मा कब बनेगा, जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। तो चलिए पी ऑर्बिटल की हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो देखो क्या होगा, ये पी ऑर्बिटल है और प्लस का साइन लगाने का मतलब हम क्या दिखा रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं। CI लिख दिया मैंने, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखा रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैं नीचे बना रहा हूँ, यहाँ बनेगा। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कैसा बनेगा भाई, तो कंस्ट्रक्शन हुआ है, आपस में जुड़े हैं, तो आपस में जुड़ने पर ये जो ऑर्बिटल बनेगा ये कुछ इस तरीके का ऑर्बिटल फॉर्म होगा, जिसको हम बोल रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू पहला ऑर्बिटल बना है। अब ये किससे बना है, 2pz, ये कौन सा था 2pz और ये कौन सा है 2pz। तो 2pz हेड ऑन कर रहे हैं तो क्या होगा, सिग्मा 2pz और है कौन सा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बन रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बताइए भाई यहाँ कितने नोडल प्लेन होंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला नोडल प्लेन तो ये होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ना के बराबर होंगे और दूसरा नोडल प्लेन होगा यहाँ पर। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में तो यहाँ कितने नोडल प्लेन है, 2 नोडल प्लेन है, 2 नोडल प्लेन है। आ रही है बात समझ। जब p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होते हैं और हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा तो 2 नोडल प्लेन्स बनेंगे। अब ये तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग थी, इनकी डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग भी तो होगी। अगर डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है यानी माइनस का साइन लगाकर हम यहाँ करें, यानी इनका माइनस करें, तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में आप देखिए क्या होगा, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, DI, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा, यहां पर ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से फॉर्म होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ऑर्बिटल क्या होंगे, कुछ इस तरीके से फॉर्म होंगे। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू ये एक ऑर्बिटल ये बना जिसको बोला 2pz, एक ऑर्बिटल ये बना जिसको हम बोलेंगे सिग्मा 2pz स्टार। सिग्मा 2pz स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ। 2 ऑर्बिटल से 2 नए बनने हैं, 2 pz से 2 नए pz बने, एक सिग्मा pz बना, एक सिग्मा pz स्टार बना। अब बारी आती है कि यहाँ कितने नोडल प्लेन हैं, तो चेक कीजिए। फर्स्ट नोडल प्लेन यहाँ होगा, सेकंड नोडल प्लेन यहाँ होगा, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ना के बराबर होगी, और एक नोडल प्लेन यहाँ होगा। तो इस केस में कितने नोडल प्लेन बन रहे हैं, 3 नोडल प्लेन्स, 3 नोडल प्लेन्स। और इनको अगर मैं ऐसे दिखाऊं ऑर्बिटल की फॉर्म में तो मैं क्या कह सकता हूं कि एक 2pz का ऑर्बिटल होगा, दूसरा 2pz का ऑर्बिटल होगा, दोनों आपस में ओवरलैप हुए होंगे। एक ऑर्बिटल बना होगा सिग्मा 2pz जिसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, और एक ऑर्बिटल बना होगा सिग्मा 2pz स्टार, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये वाला ये है, ये वाला ये है। यहाँ पर कितने नोडल प्लेन हैं, 2, यहाँ पर कितने नोडल प्लेन हैं, 3, ठीक है। सिंपली ऐसे दिखाएंगे। इसकी एनर्जी रिपल्शन से बनता है तो एनर्जी ज़्यादा है, और ये रिपल्शन से नहीं बनता है तो इसकी एनर्जी कम है। जिसकी एनर्जी कम है वो ज़्यादा स्टेबल है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसकी वो कम स्टेबल है। तो ये हो गया, यानी जब P वाले 2pz मिलेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे तो सिग्मा 2pz और सिग्मा 2pz स्टार, यानी 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे। अब बारी आती है कि ये तो हो गए pz। अब px और py जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा भाई, सिग्मा बॉन्ड तो बन गया, सिग्मा तो बन गया। अब तो अगला कौन से बनेंगे, पाई। तो पाई के लिए क्या करेंगे वो देखते हैं, पाई के लिए क्या होगा वो देखते हैं। अगर पाई फॉर्मेशन होगा, हमें पता है पाई फॉर्मेशन कैसे होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। तो हमने कहा एक px, ये क्या है 2px का ऑर्बिटल है, ये 2px का ऑर्बिटल है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करेंगे, दोनों करेंगे। वैसे तो कंस्ट्रक्टिव भी दिखाएंगे एक बार और डिस्ट्रक्टिव भी दिखाएंगे। हम कह रहे हैं कि ये पहली वाली कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है। तो जब ये आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो इस बार क्या होगा, एक नया ऑर्बिटल बनेगा जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से एक नया ऑर्बिटल बना, ये भी 2pz है,
2px है, तो ये ऑर्बिटल जो बना इसका नाम क्या होगा, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग है तो सिग्मा नहीं क्या बनेगा बॉन्ड, पाई 2px। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है इसलिए x स्टार नहीं लगा, तो ये क्या है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। अब यहां पूछा जाए कितने नोडल प्लेन्स हैं, तो नोडल प्लेन कितने हैं बच्चों, नोडल प्लेन है यहां पर केवल और केवल 1, एक नोडल प्लेन है। अब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करें अगर ये ऑर्बिटल 2px डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कर रहा है, यानी माइनस का साइन लगा देते हैं यहाँ पे। जब ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करेगा तो क्या होगा, अब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में आप देखिए कैसे करेगा और कैसी शेप आएगी। ठीक है जी, ये हो गया डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग का कंसेप्ट, यानी आफ्टर डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग ये कुछ इस तरीके का फॉर्म करेगा। जब ये कुछ इस तरीके का फॉर्म करेगा और हम देखें यहाँ कितने नोडल प्लेन्स हैं, तो आप देखिए नोडल प्लेन्स, एक तो नोडल प्लेन ये हो गया सीधा सीधा सा, और एक नोडल प्लेन ये हो गया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यहीं घूम के वापस चला जाएगा, यहाँ घूम के वापस चला जाएगा। तो यहाँ पर तो कितने हैं, 2 नोडल प्लेन यहाँ पर हैं। और ये कौन सा बना, ये पाई 2px बना, तो ये क्या होगा पाई 2py, पाई 2px क्या स्टार। तो दो नए ऑर्बिटल, दो px के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हुए, तो 2 नए ऑर्बिटल बने, एक पाई 2px और एक पाई 2px स्टार। ठीक, क्लियर होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, पाई 2py भी बना लेते हैं, होप आपने देख लिया होगा। जल्दी से लीजिए 1 2 3। ठीक, इसके बाद क्या करें, ये वाला मैं रब कर देता हूँ। यहाँ पर अगर हम देख लिया p का ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप होता है, कैसे पाई बनता है और कैसे क्या बनता है x सिग्मा बनता है। तो दूसरा अगर मैं पाई बनाऊं यानी 2px ओवरलैप किया था, अगर मैं 2py करूं तो भी ऐसे ही करे होगा। 2py में एक कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से ये बनेगा, जिसको बोलेंगे पाई 2py और इसे बोलेंगे पाई 2py स्टार। तो इस तरीके से सिग्मा और बॉन्ड पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं। अब जब आपको ये बात आ गई होगी, ये सारी बातें आ गई, तो अब आता है कि इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और आपको क्या करना है पेपर में। क्या आपको ये दिखाना है? नहीं, एकेडमिक वालों आपको ऐसा कुछ दिखाना ही नहीं है। आपको तो जो दिखाना है वो अब मैं समझाता हूँ। ये तो आपको बेसिक बताया ताकि आपकी सारे कंसेप्ट क्लियर हों कि हो क्या रहा है। और नीट और जेईई के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर से पूछे जाते हैं नोडल प्लेन्स, और नोडल प्लेन्स आपको तब पता होंगे जब आपको ये कंसेप्ट बनाना आता होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको 1 बाय 1 इससे आगे लेकर चल रहा हूँ, और इससे आगे लेकर चलने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि किसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें लिखना हो तो हमें क्या पता होना चाहिए। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। पहले आप लिखिए, इफ़ वी हैव लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी मॉलिक्यूल में या तो 14 इलेक्ट्रॉन हो यानी 14 इलेक्ट्रॉन हो, या 14 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या कंसेप्ट है वो आप देखिए क्या होगा। सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार। तीसरा होगा इसके बाद पाई 2px इक्वल का साइन पाई 2py, और उसके बाद होगा सिग्मा 2pz। इसके बाद पाई 2px स्टार, पाई 2py स्टार, सिग्मा 2pz स्टार। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हम कहते हैं ना एक सीरीज बनाते हैं, कैसे 1s 2s के बाद 2p के बाद 3s के बाद 3p के बाद 4s। अब 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो कैसे फिल करते थे, 2 यहाँ फिल कर दिए, 2 यहाँ फिल कर दिए, 6 यहाँ कर दिए, बस हो गया, आगे वाले खाली हैं। 12 करने हैं तो 2 यहाँ भर दिए, 15 करने हैं तो 3 यहाँ फिल कर दिए। तो इस तरीके से करते थे। इसी तरीके से ये है मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किन मॉलिक्यूल्स का? जिनके पास या तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हो या लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरा जाता है, इनकी स्टेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, एनर्जी डायग्राम क्या होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, ये सारा डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।